हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स। जो टैक्स का आपका पोर्शन है उसके एमसीक्यू हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। इनकम टैक्स एक्ट वाज पास इन द ईयर। इनकम टैक्स हमारा कौन से ईयर में पास किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1961। इनकम टैक्स हमारे कौन से ईयर में पास किया गया था? 1961 में। इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी करके, है ना। तो इसके ऑप्शन नंबर सी सही है, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज, जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया है वो क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम एक है। ऑप्शन ए एओपी, ऑप्शन बी फर्म, दीर्घ को इंग्लिश में फर्म बोलते हैं, ऑप्शन सी कंपनी, ऑप्शन डी व्यक्ति। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन है? एओपी फर्म, कंपनी एंड इंडिविजुअल। तो जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है वो एक कंपनी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कंपनी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। इज एन आर्टिफिशियल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कृत्रिम व्यक्ति है। एक कृत्रिम व्यक्ति कौन सा है? तो इसमें लिखा है इंडिविजुअल्स, कंपनी, फर्म एंड लोकल अथॉरिटी। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है किसको? कंपनी को। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आते क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेज इज नॉट लीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? इंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, प्रोफेशनल टैक्स और नॉन ऑफ द एबव। आज के समय में तो वैट होता ही नहीं है ना। सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो चेंज हो गया है, उसको जीएसटी कर दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है क्या है? नॉन ऑफ द एबव। ये सारे टैक्स किसके अंदर में आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इज इन द ईयर। कौन से ईयर में हमारा फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था? तो जो फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1860 में किया गया था। ठीक है। द अपेक्स बॉडी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाज। आयकर विभाग का शीर्ष निकाय है कौन कौन से हैं? आयकर विभाग का शीर्ष निकाय कौन कौन सा है हमारा? द अपेक्स बॉडी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अपेक्स बॉडी कौन है? सबसे पहला फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो ए ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बी ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है सीबीडीटी एंड डी ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसका सही ऑप्शन है जो हमारे टैक्स के लिए डिपार्टमेंट है उसको बोला जाता है क्या? सीबीडीटी। क्या बोला जाता है उसको? सीबीडीटी। आप कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म बताओगे, आप इसको कमेंट जरूर करोगे। ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में प्राप्त या प्राप्त साझी आय की गई आय, भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी गई आय चाहे भारत में या बाहर अर्जित की गई हो के मामले में कर योग्य है। इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। जो इनकम है वो रिसीव इन इंडिया है और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया है, तो किसको किसको टैक्सेबल होगा? जगह अब ऐसा होता है तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है? रेसिडेंस, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंस एंड ऑल ऑफ द एबव। इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है हमारे पास निवासी, ऑप्शन बी है आमतौर पर निवासी, ऑप्शन सी है आमतौर पर निवासी नहीं, ऑप्शन सी है अनिवासी और ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो जो सातवें का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि जो भी कोई भी इनकम है अगर डीम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया है तो सबको टैक्सेबल होगा,
चाहे वो निवासी हो, चाहे वो अनिवासी हो, चाहे वो आमतौर पे निवासी नहीं हो, सबको टैक्सेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 है हमारे पास, इन द इनकम टैक्स एक्ट विच इज स्टिल इन फोर्स इन इंडिया वाज इन्फोर्स्ड इन, कब हुआ था? ये तो हमने क्वेश्चन पीछे पहला क्वेश्चन शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन था, इसका सही ऑप्शन है 1961। हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था। मिस्टर एक्स ने 1 सितंबर 2016 को से कारोबार शुरू किया है और उसके पास का कोई अन्य स्रोत नहीं है आय। उसका पहला वर्ष से आय शुरू होगा। तो 1 सितंबर 2016 से उन्होंने शुरू किया। मिस्टर एक्स हैज़ a business from 1st September 16 and does not have any other source of income. His first previous year will be started from, उसका फर्स्ट प्रीवियस ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा? तो उन्होंने कब किया है? 1 सितंबर से किया है, तो उनका फर्स्ट प्रीवियस ईयर 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। 1 सितंबर से 31 मार्च तक होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ इनकम टैक्स, एसएससी मीन्स अ पर्सन। एसएससी कौन है? आयकर अधिनियम की धारा 2(7) के अनुसार निर्धारित का अर्थ है एक व्यक्ति। कौन है? पहला ऑप्शन है जिसके द्वारा कोई कर या अन्य राशि देय है, किसके द्वारा अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई की गई है, जो अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत चूक में एक निर्धारित माना जाता है, ऊपर के सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। 11वां क्वेश्चन, द हाउस रेंट अलाउंस अंडर द सैलरी हेड ऑफ इनकम टैक्स इज गिवन बाय। आयकर अधिनियम के वेतन मद के अंतर्गत मकान किराया भत्ता दिया जाता है, किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है, किस सेक्शन के अंतर्गत दिया जाता है? ऑप्शन ए है सेक्शन 10, सेक्शन 10(13)(a), सेक्शन 11(13)(b एंड सेक्शन 11। ठीक है, तो हमारे 11वें का सही आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, धारा 10(13)(a। क्वेश्चन नंबर 12, द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड और डैश चाइल्ड चिल्ड्रन। कह रहा बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता में छूट दी गई है। कितने बच्चों के लिए दी गई है? 2 बच्चों के लिए। जब मतलब 2 बच्चों का ही हम एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, 2 से अधिक बच्चों का नहीं कर सकते हैं। पेंशन इज अंडर द सैलरी हेड। पेंशन सैलरी हेड में क्या है? फुली टैक्सेबल, पार्शली टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल और नन ऑफ द एबव, पूरी तरह से कर योग्य। तो जो हमारा पेंशन है वो पूरी तरह से क्या है? टैक्सेबल है। सैलरी या रेम्युनरेशन कंपनसेशन रिसीव बाय द पार्टनर्स इज टैक्सेबल अंडर द हेड। जो भी सैलरी वगैरह मिलता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और सैलरी और नॉन ऑफ 4 ऑप्शन है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑप्शन ए, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑप्शन बी, सैलरी एंड नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो 14 का सही आंसर है बी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसका सही आंसर है इनकम फ्रॉम बिजनेस, व्यापार से आय। 15 क्वेश्चन है, द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी इज। लोकल अथॉरिटी इज ऑप्शन ए है पार्शियल एग्जेम्प्टेड, ऑप्शन बी है फुली एग्जेम्प्टेड, ऑप्शन सी है हाफ टैक्सेबल एंड नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई भी ग्रेजुएटी पेंशन रिसीव करता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड रखा गया है। अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, द सैलरी ड्यू इन प्रीवियस ईयर एंड इवन इफ इट इज नॉट रिसीव इज टैक्सेबल। ठीक है, कर आयकर अधिनियम की धारा 15 के तहत पिछले वर्षों में देय वेतन और भले ही वह प्राप्त नहीं हुआ हो, क्या वो टैक्स है? ऑप्शन ए है कर योग्य है, कर योग्य नहीं है, आंशिक रूप से कर योग्य है और इनमें से कोई नहीं। तो जो 16 का आंसर है वो बी आंसर है, कर योग्य नहीं है। प्रोविडेंट फंड एक्ट वाज पास इन द ईयर। प्रोविडेंट फंड हमारा कब, भविष्य निधि अधिनियम वर्ष किस में पारित हुआ था? कौन से ईयर में भविष्य निधि अधिनियम पारित हुआ था?
तो 1932, 56, 25 और 22 कौन से ईयर है? तो 1932 में पास हुआ था। रेंट फ्री एकोमोडेशन गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर इज अ। रेंट फ्री अकोमोडेशन नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को दिया जाने वाला किराया मुक्त आवास है। क्या है? ऑप्शन ए अलाउंस है, ऑप्शन बी परक्यूजिट है, ऑप्शन सी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव है। तो 18 का सही आंसर है परक्यूजिट, रियायत बोला जाता है इसको हिंदी में। तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट कम्स इनटू फोर्स इन। ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम लागू हुआ था। कब हुआ था लागू ग्रेचुइटी भुगतान? 1973 में, 1980 में, कि 1991 में, 1972 में? तो ग्रेचुइटी एक्ट आया था 1972 में। द एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अप्लीकेबल टू। इंटरटेनमेंट मनोरंजन भत्ता किस पर लागू होता है? तो मनोरंजन भत्ता निजी क्षेत्र के कर्मचारी पे, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी पे और सरकारी कर्मचारी पे, उपरोक्त सभी। तो जो मनोरंजन भत्ता होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर लागू होता है। इज द रेंट फिक्स अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत निर्धारित किराया है नगर किराया मूल्य, उचित किराया का मूल्य, मानक किराया और वास्तविक किराया। ठीक है। तो इसमें से म्युनिसिपल रेंट वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट और रियल रेंट, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड रेंट। द वैल्यू ऑफ कंसेशनल लोन टू एम्प्लॉई इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द लेंडिंग रेट्स। कर्मचारी को रियायत ऋण पर मूल्य उधार दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसी उद्देश्य के लिए कौन कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि केंद्रीय सरकार का या राज्य सरकार का, एसबीआई का, आरबीआई का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का? इसका लास्ट वाला ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो रेट चल रहा होगा वही सेम रेट डिसाइड किया जाता है। डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज अलाउड अंडर के तहत वार्षिक मूल्य से कटौती की अनुमति है। कौन सा सेक्शन है? ऑप्शन है सेक्शन 24, सेक्शन 25, सेक्शन 27, सेक्शन 28। तो जो 23वें का आंसर है सेक्शन 24। डैश स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड ऑन द एनुअल वैल्यू। वार्षिक मूल्य पर डैश परसेंटेज मानक कटौती की अनुमति है। कितने कटौती दी जाती है? 30% का डिडक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ क्रॉस एनुअल वैल्यू इफ एक्चुअल रेंट इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट देन वी सेलेक्ट द। सकल वार्षिक मूल्य की गणना के लिए यदि हम वास्तविक किराया अपेक्षित किराया से अधिक है तो हम चुनते हैं ऑप्शन ए वास्तविक किराया यानी एक्चुअल रेंट, ऑप्शन बी अपेक्षित किराया एक्सपेक्टेड रेंट, ऑप्शन सी ऊपर में से कोई नहीं एनी ऑफ द एबव, ऊपर में से कोई, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं नॉन ऑफ द एबव। तो 25 का सही आंसर है हम एक्चुअल रेंट चूज करते हैं यानी वास्तविक किराया को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन 26। आयकर अधिनियम 1961 के तहत मशीनरी पर ह्रास लगाया जाता है। मशीनरी पर ह्रास लगाया जाता है मशीनरी का क्रय मूल्य पर, मशीनरी के लिखित मूल्य पर या मशीनरी के बाजार मूल्य पर। तो मशीनरी का जो किराया लगाया जाता है वो मशीनरी के लिखित मूल्य पर लगाया जाता है, जो रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी, परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी है ना। तो इसका जो लिखित वैल्यू है रिटन डाउन वैल्यू यानी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 27। मिस्टर शर्मा कंट्रीब्यूट टू अ पॉलिटिकल पार्टी ही कैन अवेल डिडक्शन अंडर सेक्शन। अगर उन्होंने पॉलिटिकल राजनीतिक दल में योगदान दिया है तो किस सेक्शन के तहत डिडक्शन अवेल कर सकते हैं? ऑप्शन ए है ATG, ऑप्शन बी है ATGGB, ऑप्शन सी है ATGGC, ऑप्शन डी है ATGGD। 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। ATGGB के तहत वो पॉलिटिकल पार्टी में दिए गए कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन ले सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, रेट ऑफ एजुकेशन सेस ऑन द टोटल इनकम एज, कुल आय पर शिक्षा की उपकर की दर क्या है। जो कुल आय है उस पर शिक्षा की उपकर की दर क्या है। रेट ऑफ एजुकेशन सेस ऑन टोटल इनकम, तो जो एजुकेशन सेस है, सिर्फ एजुकेशन सेस है, वो 3% है, लेकिन जो टोटल सेस कैलकुलेट किया जाता है, टोटल सेस है ना, वो 4% है। टोटल सेस 4% है, ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर एजुकेशन सेस की बात किया जाए तो वो 3% है। 2% सेकेंडरी एजुकेशन, 1% आई थिंक सेकेंडरी एजुकेशन और 2% सेकेंड हायर एजुकेशन पे है, ठीक है। तो लेकिन टोटल जो सेस मिलता है वो अब 4% मिलता है। क्वेश्चन 29, सेक्शन 70 to 79 डील विथ, धारा 70 से 79 से संबंधित है, ठीक है। तो है पहला ऑप्शन है वेतन, दूसरा ऑप्शन है पूंजी, तीसरा ऑप्शन है आय की क्लबिंग, तीसरा और चौथा ऑप्शन है सेट करे और आगे बढ़े, यानी सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। तो जो 29 का आंसर है ऑप्शन डी, सेक्शन 70 to 79 हमारा सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड है। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस फॉल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, ठीक है। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस फॉल अंडर द हेड, करे घुड़दौड़ से होने वाली आय के शीर्ष के अंतर्गत आती है। कौन सा? वेतन, अन्य स्रोत, पेशा, व्यापार। ये किससे आता है? अन्य स्रोत, यानी अदर सोर्सेस से हम कैलकुलेट करते हैं घुड़दौड़ से जो होने वाली आय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होमवर्क है, आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि इसका सही आंसर क्या है। डिडक्शन कैन बी क्लेम फॉर अमाउंट डिपॉजिट अंडर द सुकन्या समृद्धि अकाउंट अंडर, कौन सा इसका ऑप्शन सही है? सुकन्या समृद्धि खाते के तहत जमा राशि के लिए कटौती का दावा किया जा सकता है अंतर्गत कौन सा सेक्शन है? ऑप्शन ए है 80cc, ऑप्शन बी है 80C, ऑप्शन सी है 80DD एंड ऑप्शन डी है 80D। आप इसका सही आंसर क्या करोगे? कमेंट करके हमें बताओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और MCQ के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।